नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? क्या आप मेरे को सुन पा रहे हैं? आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अनअकैडमी के शौर्य चैनल पे। आप सभी को बहुत बहुत वेलकम। फटाफट से गाइज एक बार आप इस लेक्चर को लाइक कर दें और शेयर कर दें। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी के साथ, फटाफट लेक्चर को लाइक और शेयर कर दें। फिर हम सेशन को पढ़ना स्टार्ट करने जा रहे हैं। फटाफट से लेक्चर को शेयर और लाइक कर दें। जय हिंद दोस्तों। हाँ बेटा, कल रात क्लास नहीं हुई थी, यही रीज़न है कि आपकी क्लास अभी स्टार्ट करवा रहा हूँ मैं। फटाफट से एक बार आप लेक्चर को शेयर कर दें और लाइक कर दें। गुड मॉर्निंग यार, गुड मॉर्निंग। लेक्चर को शेयर कर दें और लाइक कर दें। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। फटाफट से गाइस लेक्चर को लाइक और शेयर कर दें। सभी लर्नर्स आगे। सो बेटा मेहनत करनी पड़ेगी आपको, है ना? सुबह उठना पड़ेगा आपको। अभी पेपर पास है और आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। हाँ, आई एम गुड बेटा, व्हाट अबाउट यू? आईबी वाले सभी बच्चे फटाफट से आ जाएं। एक बार मैं चाहूंगा फटाफट लेक्चर को शेयर और लाइक कर दें। लाइक कर दें और शेयर कर दें। देखो, शेयर करने में कंजूसी बिल्कुल नहीं यार, है ना? शेयर तो कर ही सकते हैं। चलिए मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। सभी लर्नर जल्दी से आ जाइए। आज तो बल्कि तुम्हें पता है, मैं पहली बार ऐसा हो गया शायद से कि मैं बिल्कुल सही टाइम पे आ गया। वरना मैं थोड़ा सा लेट हो ही जाता हूँ जब खासकर यूट्यूब की बात होती है, और जब क्लास सुबह चलती है तो खासकर हो जाता हूँ लेट। बट आज मैं खुद यकीन नहीं हो रहा, आज मैं बहुत जल्दी और टाइम पे आ गया। ऐसा। चलिए, नहीं मैराथन की बात नहीं है। बात मैराथन की नहीं है, बात है कि क्लास होनी है आपकी आईबी की। चलिए, सभी लर्नर्स आगे तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। भाई आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी के शौर्य चैनल पे बच्चों। प्लीज एक बार लेक्चर को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चलिए तो हम सेशन को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। सभी लर्नर्स हमारे जुड़ सकते हैं और जुड़ गए हैं। तो गाइज ये एक हमारा फ्री क्रैश कोर्स चल रहा है। वैसे तो ये क्लास कोर्स हमारा अनअकैडमी की ऐप पे फ्री चल रहा है मेरा। मैं डेली रात को 11:05 पे सी क्लास ले रहा हूँ, ठीक है? लेकिन कल रात में क्लास नहीं ले पाया था, थोड़ी सी थकान थी, तो आपका नुकसान ना, इसलिए मैंने सुबह यूट्यूब पे क्लास ले ली। कई सारे यूट्यूब के बच्चे हैं जो यूट्यूब पे पढ़ते हैं, तो दैट्स वाई। मैं ऑलरेडी आईबी की क्लास की 4 घंटे की मैराथन ले चुका हूँ। आप अनअकैडमी शौर्य पे ही जाके देख सकते हैं। अभी 2 दिन पहले मैंने 4 घंटे की मैराथन ली थी, उसको भी आप जाके देखिए। जिसने नहीं देखी है, इसी शौर्य चैनल पे जिस पे आप अभी क्लास देख रहे हो, अभी 2 या 3 दिन पहले मैंने ली थी। तो अब हम दोबारा करते हैं आईबी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, जो कि बहुत हेल्पफुल होगी आपको 2021 में जो एग्जाम होने वाला है। ठीक है, 2000 वैकेंसी आ रखी है इस एग्जाम की, तो उसको सीरियस ले लो। अगर यहाँ पे सिलेक्शन हो गया तो तुम्हारी लाइफ बन जाएगी। चलिए, तो गाइज मेरा नाम है विशाल कुमार उपाध्याय। आई एम वन ऑफ द स्टार एजुकेटर एट अनअकैडमी प्लस। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स वीक है, या आप सीडीएस सीएपीएफ जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अनअकैडमी प्लस पे कोई भी कोर्स खरीद सकते हैं। यूज माय रेफरल कोड विशाल सर लाइव। इस कोड का प्रयोग करके अगर आप अनअकैडमी प्लस पे कोई भी कोर्स खरीदते हैं, यू विल गेट 10% डिस्काउंट। आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, आई ऑल्सो गॉट द एजुकेटर ऑफ द मंथ अवार्ड। मुझे एजुकेटर ऑफ द मंथ अवार्ड भी मिल चुका है। 59 मिलियन वॉचमेट्स मेरे अनअकैडमी में पूरे हो चुके हैं। ये सब क्रेडेंशियल्स मेरे बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा जिन एग्जाम्स को मैं के लिए आपको पढ़ाता हूँ, सीडीएस एग्जाम वगैरह, इनको मैं क्वालिफाई कर चुका हूँ। ठीक है, और जो है ये मेरा अनअकैडमी के ऐप पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। 8.7 मिलियन वॉचमेट्स मैंने कवर किए हैं लास्ट 30 डेज में। आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, जो नए बच्चे हैं। इसके अलावा गाइज अनअकैडमी प्लस में हमारा मिशन सीएपीएफ एसी बैच लाइव है। बहुत ज़बरदस्त बैच है, 8 महीने का। 18 तारीख से शुरू हो चुका है और 31 तक ये चलेगा। ठीक है, तो जो क्लासेस आपकी छूट भी गई है 3-4 दिन की, उनको आप रिकॉर्डिंग के माध्यम से कवर कर सकते हो। आपको हर चीज़ की रिकॉर्डिंग मिलेगी, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिकॉर्डिंग आपको सारी मिल जाएगी। आप हर एक एजुकेटर से अपने डाउट्स पूछ सकते हो। अगर आपको कोई चीज़ नहीं भी समझ में आई है, या मतलब कोई ऐसी चीज़ आपकी छूट गई है, तो आप डाउट सेक्शन में जाके अपना डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें अलग अलग एजुकेटर्स आपको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। प्रशांत सर, दिव्या मैम, मैं। ठीक है, आई एम टेकिंग ज्योग्राफी इन दिस बैच। मैं ज्योग्राफी ले रहा हूँ। बाकी हर सब्जेक्ट के लिए अलग एजुकेटर है, और सारे एजुकेटर अपने आप में बेस्ट हैं।
मुझे किसी का अलग से इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा गाइज ये चार्जेस है 1 महीने का सब्सक्रिप्शन, 3 महीने का, 6 महीने का, आप कह सकते हो 12 महीने का, ठीक है। मेरे ख्याल से 1 साल का सबसे बेस्ट होता है, वो आप ले लो। मेरा कोड यूज़ कर लेना, आपकी फीस 10% कम हो जाएगी, ठीक है। और जो है इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो सिद्धांत सर मेरा एक CDS का OTA बैच भी चल रहा है। ये स्कोर बूस्टर है, वैसे तो पेपर के लिए 10-12 दिन रह गए, लेकिन अगर आप चाहें तब भी से देख सकते हैं। इन बैचेस के लिए जैसे CDS का बैच हो गया, AC का बैच हो गया, आपको कोई अलग अलग पेमेंट नहीं करनी है। एक बार आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब कर लो, सारे बैच आप देख सकते हो, ठीक है। जैसे IB का बैच भी लाइव है अनअकैडमी की ऐप पे, इसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये मेरी अनअकैडमी पे फ्री क्लासेस चलती हैं रात को अगर मैं बताऊं आपको तो रात 10 से 11 में फ्री करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ अनअकैडमी पे। इसके अलावा जो है मेरा अभी 10:05 से सुबह मॉर्निंग में 10 AM से 11 AM तक मेरा CDS का फ्री क्रैश कोर्स चल रहा है। तो ये सब मेरी फ्री क्लासेस, आप इनको देख सकते हैं, ठीक है। रात 10 से 11 करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं डेली पढ़ाता हूँ। और सुबह 10 से 11 के आसपास मैं फ्री क्रैश कोर्स की प्रैक्टिस करा रहा हूँ CDS की, ठीक है। इसको भी आप देख सकते हैं, अनअकैडमी की ऐप पे चले गए सब, ये सब ऐप पे अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड कर लेना, लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो प्लीज़ ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल unacademy@विशाल। चलिए ये मेरा चैनल ज्वाइन कर लो। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ट्राई कीजिए। पहला सवाल आपके सामने आ चुका है। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ट्राई कीजिए, पहला सवाल आपके सामने। चलिए गाइस करिए। इनमें से वो कौन सा पोर्ट है, ट्राई कीजिए भैया। आंसर दी विच पोर्ट इज नाउ रिनेम एज द श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। इनमें से वो कौन सा पोर्ट है, इनमें से वो कौन सा पोर्ट है जिसको अब नाम जिसका कर दिया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। ये सारे क्वेश्चंस IB और अदर वनडे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा मत सोचना कि क्वेश्चन सिर्फ IB के लिए इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। विच पोर्ट इज नाउ रिनेम्ड एज द श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। एंड द गाइस द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, जल्दी आंसर दो फटाफट, जल्दी आंसर दो फटाफट फटाफट, फास्ट आंसर दीजिए। सभी का देख रहा हूं मैं आंसर, फास्ट फास्ट फास्ट। गुड गुड गुड। दीपक, आकांक्षा, नेहा, कुलदीप, जल्दी जल्दी सबके देख रहा हूं मैं कमेंट्स, सब बच्चों के रिस्पांस देख रहा हूं मैं, जल्दी रिप्लाई करो। और आप चेक करो आप कितने क्वेश्चन सही मार पा रहे हो। गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका कोलकाता पोर्ट। कोलकाता पोर्ट इज द करेक्ट आंसर। PM मोदी ने क्या किया था, हमारे 12 जनवरी को सेलिब्रेट की 150th एनिवर्सरी कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट की, ठीक है। तो 12 जनवरी को PM मोदी ने 150वीं एनिवर्सरी 150th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी किसकी, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट की। और उसके बाद इसका नाम जो है बदल के कर दिया क्या, आप कह सकते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। तो हाईली इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपको सीधा आपके पेपर में देखने को मिल सकता है, ठीक है। यहां पर एक चीज मैं आपको कहूंगा, छोटा सा काम कर लेना, ये कांडला पोर्ट कहां पड़ता है, कोचिन पोर्ट कहां पड़ता है, ये सब थोड़ा पढ़ लिया करना। बहुत ही सिंपल है ये, मतलब इनकी थोड़ी लोकेशन वगैरह देख लेना कि कौन सा पोर्ट कहां पड़ता है। थोड़ा ऐसे स्टैटिक क्वेश्चंस पेपर में पूछ लिए जाते हैं आप लोगों से, ठीक है। तो उस क्वेश्चन का आंसर है कोलकाता पोर्ट, इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल, चलिए अगला सवाल लर्नर्स, आप सभी के लिए अगला सवाल आपके सामने करिए। अगला सवाल करिए बेटा जल्दी से। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सब थोड़ा काम स्पीड में करिएगा। चलिए वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बेटा शेयर कर दो लेक्चर को फटाफट गाइस, थोड़ी सी यार कृपा कर दो, शेयर कर दो एक बार सभी को, हर जगह शेयर कर दो ताकि औरों की भी हेल्प हो जाए। थोड़ा सा शेयर कर दो बस, ठीक है। चलिए करिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इनमें से वो कौन सा अधिनियम है, इनमें से वो कौन सा एक्ट है जिसने डबल गवर्नमेंट को खत्म कर दिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर।
इनमें से वो कौन सा अधिनियम है जिसने डबल गवर्नमेंट को खत्म कर दिया? डबल गवर्नमेंट का मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। करिए फिर मैं समझाता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा आपके पेपर में आपको देखने को मिलेगा। पहले आप लोग ट्राई कीजिए फास्ट। आई वांट एवरीबॉडी रिप्लाई। मुझे यहाँ पे सबका रिप्लाई चाहिए, मैं सबके कमेंट्स देख रहा हूँ, सबके। आई वांट एवरीबॉडी रिप्लाई, मुझे यहाँ पे सबका रिप्लाई चाहिए। ओके, करिए 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 करिए, देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं। फास्ट 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 रिप्लाई, टेक योर टाइम एंड डू इट। और जो भी नए बच्चे हैं प्लीज ज्वाइन माय अनअकैडमी टेलीग्राम चैनल, unacademy.vishal। मेरी सारी फ्री क्लासेस के लिंक आपको यहाँ मिलेंगे, ठीक है। चलिए, तो गाइस क्वेश्चन का आंसर नन ऑफ द अबव। अच्छा सर, आंसर क्या है इसका? आपने एक एक्ट का नाम सुना होगा जिस एक्ट को हम बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। आप सभी ने एक अधिनियम का नाम सुना होगा जिसको हम बोलते हैं भारतीय सरकारी अधिनियम 1858। आप सभी को पता है कि जब 1857 की क्रांति खत्म हुई थी, 1857 की रिवोल्ट जब खत्म हुई थी, उसके तुरंत बाद एक कानून अंग्रेजी सरकार ने पास किया था जिसका नाम है भारतीय सरकार अधिनियम 1858, या आप इसे कह सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इस कानून के अंदर क्या किया था लर्नर्स? इस कानून के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया गया था। इस कानून के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी वही कंपनी जो भारत में व्यापार करने आई थी, ट्रेड करने आई थी, और ट्रेड के नाम पे इसने हमें गुलाम बना लिया था, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करने आई थी? इंडिया में ट्रेड करने आई थी, और ट्रेड बोल बोल के इन लोगों ने हमें गुलाम बना लिया था अपना, ठीक है। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन की, इस कंपनी को खत्म कर दिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में। यस सर, बिल्कुल। इस ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर दो बॉडीज थी। इस ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर दो बॉडी थी, एक थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसको हम लिख सकते हैं BOC, और इसी कंपनी के अंदर एक बॉडी थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जिसको आप लिख सकते हो COD, ठीक है। तो इस ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर दो बॉडी थी काम करने वाली। इस ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर दो पिंड थे काम करने वाले, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। इन दोनों को यहाँ पे कहा जा रहा है डुअल गवर्नमेंट, इन दोनों को यहाँ पे कहा जा रहा है डबल गवर्नमेंट। ये दो है ना, तो इसलिए इनको कह दिया डबल गवर्नमेंट, ठीक है। तो अगर ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गई, अगर इस एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया, तो ऑटोमेटिकली बात है ये भी खत्म हो जाएगा। जब कंपनी खत्म तो कंपनी के अंदर का सामान भी खत्म, तो डबल गवर्नमेंट खत्म हो गई, ये दोनों खत्म हो गई, ठीक है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि वो कौन सा एक्ट है जहां पे डबल गवर्नमेंट को खत्म किया गया था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। गाइस, इसी एक्ट के अंदर मैं आपको बता दूं एक नई पोस्ट भी निकल के आई थी वाइसरॉय की। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वाइसरॉय थे। इसी एक्ट के अंदर एक नई पोस्ट बनाई थी वाइसरॉय की, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखना, ठीक है, इस बात को कृपया करके ध्यान में रखना। और इस एक्ट में आप ये मान लो और भी ऐसी चीजें कई सारी थी, बट अभी थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, आप इतना ध्यान रखना। यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा रेगुलेटिंग एक्ट, ये वो एक्ट है जब भारत की इस एक्ट के तहत पहली सुप्रीम कोर्ट बनी थी कलकत्ता में, ठीक है, 1774 में, ठीक है जी। चलिए बाकी बातें हम आगे डिस्कस करेंगे और क्वेश्चंस में, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द चीफ ऑफ जैनिज्म आफ्टर द डेथ ऑफ महावीरा? वेरी गुड वेरी गुड भाई, जो भी नए लर्नर्स हैं प्लीज शेयर द लेक्चर, लेक्चर को शेयर कर दें एक बार। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज शेयर द लेक्चर। चलिए, हु वाज द चीफ ऑफ जैनिज्म आफ्टर द डेथ ऑफ महावीरा? भाई जैन धर्म के चीफ कौन थे महावीरा की मृत्यु के बाद? महावीरा की मृत्यु के बाद जैन धर्म के चीफ कौन थे? ये सारे क्वेश्चंस आपको IB एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, AFCAT, INET, NDA, CDS, CAPF, इन सब एग्जाम्स, मतलब हर वनडे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर वनडे एग्जाम्स के लिए। तो कृपया करके अच्छे से इस क्लास को देखें आप लोग। आपको बताना है कि महावीरा की डेथ के बाद जैन धर्म के अंदर इनमें से कौन चीफ था? महावीरा की डेथ के बाद इनमें से जैन धर्म के अंदर कौन चीफ था? ठीक है, पहले आप ट्राई करिए फिर बताऊंगा। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, CDS में भी देखने को मिल सकता है आपको, INET, AFCAT, NDA, हर पेपर में देखने को मिल सकता है। खाली ये सोच के मत देखना कि IB में ही आएंगे। जल्दी 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 जल्दी, क्वेश्चंस की क्वालिटी आप खुद देख लीजिए।
वेरी गुड वेरी गुड, हो गया, करिए बेटा करिए करिए। शाबाश। लर्नर्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सुधरामन एंड द करेक्ट आंसर इज सुधारामन। कितने बच्चों का सही है जल्दी बताओ। सुधरामन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पहले मुझे बताओ कितनों का सही है, कितनों का सही है, पहले तो मुझे यही बता दो कितनों का सही है, पहले तो मुझे यही बता दो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। हाँ जल्दी बताइए कितनों का सही है। चलिए, जितनों का सही तो बहुत अच्छी बात है। देखिए सुधरामन, देखो मैं आपको बताता हूं, जैन धर्म की खोज, अगर हम जैनिज्म के फाउंडर की बात करें, जैनिज्म के फाउंडर की बात करें तो अब रट गया होगा, उन्हें हम बोलते हैं ऋषभ देव। ऋषभ देव ने जैन धर्म की खोज करी थी। ठीक है, जैन धर्म के अंदर 24 तीर्थंकर थे, जैन धर्म के अंदर 24 तीर्थंकर थे, 24 तीर्थंकर थे। तीर्थंकर्स कौन होते हैं? जो जैन धर्म के गुरु होते हैं, जो जैन धर्म के टीचर्स होते हैं, जो आपको जैन धर्म की शिक्षा देते हैं, उनको बोलते हैं तीर्थंकर्स। तीर्थंकर्स मतलब टीचर, तीर्थंकर मतलब गुरु। जैन धर्म के अंदर जो पहले तीर्थंकर थे, जैन धर्म के जो पहले गुरु थे वो थे ऋषभ देव, जिन्होंने जैन धर्म की शुरुआत करी। और जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है, उनका नाम था वर्धमान महावीरा, उनका नाम था वर्धमान महावीरा। इन्होंने जैन धर्म को बहुत ज्यादा फैलाया है, आप कह सकते हो जैन धर्म के अंदर बहुत बड़ा रोल रहा है वर्धमान महावीरा का। इनको रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म भी कहते हैं। 24वें गुरु हैं ये जैन धर्म के, और इनके जाने के बाद जैन धर्म को संभाला था, आप कह सकते हो, या जैन धर्म के जो चीफ बने थे, आप कह सकते हैं एक तरीके से हेड बने थे, वो थे आपके सुधारमन। सुधारमन, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो सीधा आपसे पेपर में पूछ सकते हैं कि भैया वर्धमान महावीरा के जाने के बाद वो कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने जैन धर्म के, जो जैन धर्म के मुख्य बने थे या चीफ बने थे। तो आपको टिप्स पे होना चाहिए सुधारमन। ये किसी भी वनडे एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है, और आपको तो कई बार ये क्वेश्चन पहले एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, फटाफट बेटा फटाफट, बिल्कुल मुझे जोश के साथ रिप्लाई चाहिए। शाबाश शाबाश शाबाश, करिए करिए करिए। चलिए चलिए कैसे आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन बेटा आपके सामने, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आपके सामने बेटा, शाबाश आंसर करो, सबके कमेंट देख रहा हूं मैं, पहले ट्राई करो। वेरी गुड प्रज्ञा, प्रकाश, नेहा, शाबाश दीपाशा, वेरी गुड। चलो गौरव, नीतीश, मानसी, पूर्णिमा, जूही, दिव्यांशु, ब्रिज, हर्षिता, गुड हर्षिता, निशांत, पल्लवी चौधरी, गुड। वर्षा, जल्दी करो फटाफट, सबके देख रहा हूं मैं। चलो बेटा रिप्लाई, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच मेक्स इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट। जल्दी से आंसर दें, बहुत आसान क्वेश्चन है। आई डोंट थिंक सो कि इस क्वेश्चन को कोई बच्चा गलत करेगा। भाई साहब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दो जल्दी। इनमें से वो कौन सा ऐसा करेक्टर है जो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है? इनमें से वो कौन सी ऐसी लाइन है, इनमें से चारों में से वो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है? तो गाइज इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या, बी ऑप्शन, स्टेट डज नॉट रिकॉग्नाइज एनी रिलीजन। ठीक है भाई, स्टेट की अगर मैं बात करूं, स्टेट का मतलब यहाँ पे कंट्री से है, ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पे स्टेट का मतलब है कंट्री, देश। ठीक है, सेकुलर का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसा देश जहां पर सारे रिलीजन बराबर हैं, कोई भी ऐसी कंट्री जहां पे आपके सारे धर्म बराबर हैं, कोई भी ऐसा देश जहां पे आपके सारे धर्म बराबर हैं, सारे रिलीजन एक हैं। मतलब ऐसा नहीं कि हिंदू धर्म को ज्यादा वैल्यू मिल रही है, या आप कह सकते हो कि क्रिश्चियन धर्म को वैल्यू ज्यादा मिल रही है, या इस्लाम को ज्यादा वैल्यू मिल रही है, या सिख को। कोई भी ऐसी कंट्री जहां पे सारे धर्म बराबर हैं, हर एक रिलीजन का स्टेटस इक्वल है, एक ऐसी देश को गाइज हम लोग बोलते हैं सेकुलर कंट्री। हमारे प्रेम्बल के अंदर भी ये सेकुलर शब्द मेंशन है, आप सभी को पता होगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रेम्बल है,
वहां पे सेकुलर शब्द मेंशन है, आप सभी जानते होंगे, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना, कोई भी ऐसी कंट्री जहां पे सारे धर्म बराबर होते हैं, हर धर्म का बराबर स्टेटस होता है, बेटा एक ऐसी देश को हम सेकुलर स्टेट बोलते हैं। तो आंसर होगा बेटा मेरा बी, ठीक है। चलिए तो लर्नर्स अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, ट्राई करते रहिए, पढ़ते रहिए और पेपर निकालते रहिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जो भी बड़े बड़े लोग आराम से आ रहे हैं, सो के आ रहे हैं, उन सभी का वेलकम करते हैं हमारे एकेडमी शौर्य पे। एक काम कर दो, ठीक है, फटाफट से लेक्चर को शेयर जरूर कर दो यार, प्लीज शेयर कर दो और लाइक कर दो, उसमें कंजूसी बिल्कुल भी नहीं, शेयर और लाइक कर दो फटाफट से, इतना काम कर दो। चलो सुबह सुबह यार जो है थोड़ा सा अच्छा लगेगा मुझे, है ना। चलिए कर दीजिए, फटाफट कर दीजिए। चलिए भी लर्नर्स जल्दी से जरा जोश के साथ शेयर कर दो यार, शेयरिंग वगैरह कर दिया करो। हाँ मैं कह रहा हूँ ना, आराम से बड़े बड़े अंबानी लोग आ रहे हैं सो के, क्या करें भैया, चाय कॉफी मंगवा देते हैं इनके लिए, है ना भाई, चाय कॉफी लाओ भाई, अदरक वाली, भाई साहब इनको पिलाओ चाय, आराम से तब बैठेंगे क्लास में। विच ऑफ द फॉलोइंग कैबिनेट मेंबर वाज द पोर्टफोलियो हेड ऑफ फाइनेंस? इनमें से वो कौन से व्यक्ति थे जिनको फाइनेंस का डिपार्टमेंट दिया था संभालने के लिए? करिए जल्दी से, करिए करिए करिए, हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करिए। फास्ट 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 सबका आंसर चाहिए मुझे। जल्दी से बताइए। चलिए हो गया। अगर आपने इनका नाम सुना हो तो भैया कौन बने थे इनमें से पहले फाइनेंस मिनिस्टर? हमारा भारत, हमारे भारत की आप कह सकते हो 26 जनवरी 1950 से पहले, मतलब भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को लागू होने से पहले, आप कह सकते हो जब हमारे देश की इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी। इंटरिम गवर्नमेंट मतलब एक टेम्परेरी सरकार। तो इनमें से कौन से व्यक्ति थे जो फाइनेंस मिनिस्टर बनाए गए थे? लियाकत अली खान। आपके देश की जब टेम्परेरी सरकार बनी थी, आपके देश की जब इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, ठीक है, लॉर्ड आप कह सकते हैं माउंटबेटन के समय पे, तो उस टाइम पे आपके देश के पहले फाइनेंस मिनिस्टर, आपके देश के पहले वित्त मंत्री थे लियाकत अली खान। और आपको इनके बारे में बता दूं, ये पहले प्रधानमंत्री भी थे पाकिस्तान के। ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ऑल्सो, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री भी यही थे, ध्यान रखना, ठीक है। और तुम्हारे देश की जब इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, मतलब जब तक तुम्हारे देश की सरकार फाइनलाइज नहीं हुई थी, तो आपके देश की जो एक इंटरिम इंटरिम मतलब एक टेम्परेरी सरकार जो बनी थी, उसमें ये फाइनेंस मिनिस्टर थे। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये, लियाकत अली खान, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। यहां तक कहानी हम लोगों ने पढ़ ली है। चलिए अगला, ठीक है। और कुछ लोग यहाँ पे सचिंद्रनाथ सिन्हा पे टिक कर रहे हैं, मुझे सोच के बड़ी हैरानी हो रही है कि कुछ लोग यहाँ पे टिक कर रहे हैं सचिंद्र सिन्हा पे। भाई साहब वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी भारत की, जो हमारे देश की संविधान सभा बनी थी, उसकी जो पहली मीटिंग हुई थी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो पहली मीटिंग हुई थी ना, उसके प्रेसिडेंट थे वो। 9 दिसंबर 1946 में जो पहली मीटिंग हुई थी संविधान सभा की, तुम लोगों ने उन्हें क्या बना दिया? ऐसा मत करो यार। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए चलिए एक बार लेक्चर को शेयर कर दें लर्नर्स फटाफट से, जोश दिखाओ थोड़ा क्लास में यार, सुबह सुबह आधे सो के बैठे हुए हैं। मम्मी को बोलो आधा कप चाय बना के देंगी, अदरक वाली एकदम, जो है हार्ड एकदम कड़क चाय, और थोड़ा सा लेक्चर को शेयर कर दो।
जल्दी जल्दी चलिए बताइए आंसर। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिपब्लिक बिकॉज इट, भारत का जो संविधान है, हमारे भारत का जो संविधान है वो गणतंत्र है। क्यों? हमारे भारत का संविधान भाई गणतंत्र क्यों है? रिपब्लिक का मतलब गणतंत्र। आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि आपकी कंट्री रिपब्लिक क्यों है, आपके देश का संविधान रिपब्लिक गणतंत्र क्यों है। बताओ इन चारों में से वो कौन सा कारण है जिसकी वजह से भारत का संविधान गणतंत्र है, रिपब्लिक है? सबका रिप्लाई बिल्कुल फास्ट। हो गया? चलिए मैं बताता हूं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिपब्लिक, भारत का जो संविधान है वो गणतंत्र है, रिपब्लिक है, बिकॉज, एक बार आप पढ़िए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी पढ़िए, हैज नो हेरिडिटरी एलिमेंट्स, हैज नो हेरिडिटरी एलिमेंट्स। मतलब आपकी कंट्री में ऐसा नहीं है ना कि यार जो राष्ट्रपति का बेटा है वही राष्ट्रपति बन जाएगा, जो प्रधानमंत्री का बेटा है वही प्रधानमंत्री बन जाएगा। वो चीजें आपकी कंट्री के अंदर नहीं है। आपने देखा आपके देश के अंदर एक तानाशाही नहीं है कि प्रधानमंत्री का जो बेटा है वो प्रधानमंत्री बनता रहेगा, या लोकसभा स्पीकर का जो बेटा है वो लोकसभा का स्पीकर ही बनता रहेगा, या राष्ट्रपति का अगर कोई बेटा है वो राष्ट्रपति बनता रहेगा। तो आपके देश के अंदर हेरिडिटरी एलिमेंट्स नहीं है कि मतलब राजा का बेटा ही राजा बनता चलेगा। वो जमाना गया जब ऐसा चलता था। ये सब थे हमारे हिस्ट्री में, हमारे इतिहास में था ये सब। मौर्यन डायनेस्टी की बात कर लो, गुप्ता डायनेस्टी की बात कर लो, इनफैक्ट आप, मैं कहता हूँ मिडिवल हिस्ट्री की बात भी कर लो। हाँ, आप कह सकते हो कि इंग्लैंड वगैरह में, चलो मैं कहता हूँ और कंट्रीज में चलता भी होगा, बट हमारी कंट्री में नहीं है। दैट्स वाई इंडिया इज अ रिपब्लिक कंट्री। रिपब्लिक शब्द हमने किस कंट्री से लिया है? रिपब्लिक शब्द हमने किस देश से लिया है? फ्रांस से लिया है। ये बात आपको बताना चाहिए। ये वर्ड हमने कहां से लिया है? फ्रांस से लिया है। आधों को ये नहीं पता होता। और फ्रांस हमने 3 शब्द और लिए हैं, लिबर्टी, इक्वेलिटी और फ्रेटर्निटी, है ना? स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। इस बात को ध्यान में रखना। और अगर मैं आपसे पूछूं कि हमने जस्टिस शब्द, जस्टिस शब्द, जस्टिस मतलब न्याय, जस्टिस मतलब न्याय, जस्टिस शब्द हमने कहां से लिया बेटा? रशिया से लिया है। कहां से लिया है? रशिया से, है ना? जस्टिस वर्ड भी हमारे प्रेम्बल में आपको देखने को मिलेगा, तो ध्यान में रखना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई नहीं, कोई नहीं, रॉन्ग हो गया, कोई बात नहीं बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट। चलिए अगला सवाल बेटा आपके सामने, अगला सवाल आपके सामने। अभिजीत मंडल, अभिजीत मंडल, मुझे पता है तुम्हारी एसएसबी है बेटा, आपकी मैं कैसे हेल्प करूं आप मुझे मैसेज कीजिएगा। जो मेरी हेल्प हो पाएगी डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। या अगर आपको लगता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति है, ठीक है, आप या तो कहीं अच्छी जगह से आप अपनी एसएसबी कोचिंग कर लो। अनअकैडमी पे कई सारे एजुकेटर्स हैं जो एसएसबी के लिए पढ़ाते हैं, आप उनकी क्लास देख सकते हैं। ठीक है, सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, है ना? चलिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपके सामने। आपको बताना है, अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द लेंथ, इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द लेंथ ऑफ देयर शेड बाउंड्री विद इंडिया। ये 4 देश हो गए और आपको बताना है कि भैया किस देश की कितनी बाउंड्री इंडिया के साथ लगती है ना? मतलब सबसे ज्यादा बाउंड्री किसकी भारत के साथ लगती है? इन चारों में से वो कौन सा देश है जिसकी बाउंड्री सबसे ज्यादा भारत के साथ लगती है? उसके बाद मतलब कम कम करते जाना। इस तरीके से आपको सवाल करना है, पहले करिए फिर मैं आपको बताता हूं। ये क्वेश्चन मैं कह रहा हूं ना, ये क्वेश्चन सिर्फ ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपके आईबी के पेपर में आएंगे। ये सारे सवाल आपके किसी भी वनडे एग्जाम में आ सकते हैं, ये सोच के करिए क्लास। चलिए तो लर्नर्स, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। ठीक है भैया, भारत के साथ सबसे ज्यादा बाउंड्री किसकी लगती है? भारत के साथ सबसे ज्यादा बाउंड्री किसकी लगती है? बांग्लादेश की लगती है। किसकी लगती है? बांग्लादेश की। लगभग कितनी है? 4096 किलोमीटर। बांग्लादेश के साथ हमारी बाउंड्री कितनी है? 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर, इतनी मान के चलिए। 4096 किलोमीटर।
ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे चलें तो इसके बाद दूसरे नंबर पे आप देखेंगे चाइना। दूसरे नंबर पे आप लोग देखेंगे चाइना। क्या देखेंगे? चाइना। चाइना हमारे साथ बाउंड्री कितनी लगती है? भारत चाइना के साथ कितनी बाउंड्री लगाएगा? 3917 किलोमीटर। यस सर। तीसरे नंबर पे आ जाओ, पाकिस्तान, हमारा प्यारा पाकिस्तान, कितनी? 3310 किलोमीटर। ठीक है बेटा। उसके बाद आओ आप अगले पे, नेपाल। नेपाल, नेपाल के साथ भारत की सीमा कितनी लगती है? लगभग मैं कहूंगा 1752 किलोमीटर, मान के चलिएगा। तो आप देखो सबसे ज्यादा बाउंड्री हमारी किसके साथ लग रही है? आप यहीं से देख लीजिए, बांग्लादेश के साथ। दूसरे नंबर पे चाइना के, सबसे ज्यादा बाउंड्री बांग्लादेश के साथ, फिर चाइना, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल। तो बांग्लादेश तीसरे नंबर पे है। सबसे पहले बांग्लादेश हो जाएगा, मतलब 3। उसके बाद चाइना हो जाएगा नंबर 2, फिर पाकिस्तान नंबर रुक जाओ, सबसे पहले बांग्लादेश हो जाएगा नंबर 3। बांग्लादेश के बाद हो जाएगा हमारा दूसरे नंबर पे चाइना, चाइना नंबर 1, फिर पाकिस्तान नंबर 2 और फिर 4। तो ऑप्शन क्या बन गया? ए। तो ये आपको, ये तो मतलब बेसिक नॉलेज है। अगर आपको भारत के पड़ोसी देशों के बारे में नहीं पता तो कहानी खत्म है फिर तो। क्योंकि आपको अपने नेबरिंग कंट्रीज के बारे में तो भैया नॉलेज होनी ही चाहिए। मैं कहता हूं दो चीजें दिमाग में रखना हमेशा। एक तो वो कंट्रीज जिनके इंडिया के साथ रिलेशन बहुत अच्छे हैं, जैसे कि आप कह सकते हो, एक बार के लिए मैं कहूंगा यूएसए की बात कर लो, चलो आप लोग जापान की बात कर लो, मैं कहूंगा ऑस्ट्रेलिया की बात कर लो। एक तो वो देश जिनके साथ इंडिया के रिश्ते बहुत बढ़िया हैं, और एक भारत के पड़ोसी देश। इनके बारे में तो भैया आपको जानकारी होनी ही चाहिए, इस बात को आप मान के चलिएगा। ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 3124। मैं हमेशा बोलता हूं किसी भी क्लास को सिर्फ ये सोच के मत देखो कि उसी एग्जाम में सवाल आएंगे। अगर आप एसएससी के एग्जाम भी दोगे ना, आपको वहां भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो ये सोच के पढ़ा करो, ये सवाल अलग अलग पेपर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, ट्राई कीजिए। वेरी गुड, शाबाश शाबाश, करिए भैया करिए। शेयर कर दें एक बार लेक्चर को बेटा फटाफट से। चलिए चलिए चलिए। हु अपॉइंट्स द मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन? बेटा राज्य सेवा, ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग। राज्य लोक सेवा आयोग के अंदर जो मेंबर्स होते हैं उनको कौन नियुक्त करता है? राज्य लोक सेवा आयोग। राज्य लोक सेवा आयोग के अंदर जो सदस्य होता है, ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग के अंदर जो मेंबर्स होते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के अंदर जो मेंबर्स होते हैं उनको कौन नियुक्त करता है? इनमें से फटाफट से जोश के साथ रिप्लाई, जल्दी लगना चाहिए कि भाई सुबह के 7 या 7:30 बज रहे हैं, लगना चाहिए बिल्कुल सारे बच्चे एनर्जेटिक हैं। और एक बार शेयर कर दे लाइक, लेक्चर को लाइक कर दे, इसने लाइक नहीं किया अभी तक, जल्दी। चलिए, हु अपॉइंट द मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यार ये। एंड द आंसर इज गवर्नर। एंड द आंसर इज गवर्नर। गवर्नर ही होगा आंसर, बिल्कुल सही बात भैया। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं गवर्नर। लेकिन एक बात ध्यान रखना, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स को और चेयरमैन को रिमूव करते हैं राष्ट्रपति। रिमूव करने की पावर किसके पास है? रिमूव करने की पावर किसके पास है? राष्ट्रपति। इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। रिमूव करते हैं राष्ट्रपति और अपॉइंट करते हैं गवर्नर। और अगर हम यहां पे बात करते हैं यूपीएससी की, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो अपॉइंट भी और रिमूव भी, अपॉइंट भी और रिमूव भी, दोनों काम राष्ट्रपति करते हैं। दोनों काम राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में तो अपॉइंट गवर्नर करेंगे, लेकिन रिमूव राष्ट्रपति करेंगे मेंबर्स को। लेकिन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि आर्टिकल 315 में आता है, इसके चेयरमैन और मेंबर्स को अपॉइंट और रिमूव दोनों राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे ये लोग नहीं होंगे आंसर में आपके, आंसर होगा आपका ए ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ सवाल आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और एक बात मैं आपको और बता दूं, यहाँ पे इस चीज को ध्यान में रखिएगा। इतनी बात अगर आप सभी को क्लियर होगी तो यहाँ पे एक पॉइंट मैं कहूँगा और ऐड कर लेना, थॉरो हो गया होगा ये पॉइंट आपको, जो बच्चे काफी टाइम से मुझसे पढ़ रहे हैं। अनुच्छेद 317 अगर आप पढ़ोगे
आर्टिकल 317 में यूपीएससी हो चाहे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो चाहे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, इन दोनों के मेंबर्स और चेयरमैन को रिमूव कैसे किया जाएगा? दोनों के, मैं दोनों की बात कर रहा हूं, दोनों के मेंबर्स और चेयरमैन को रिमूव करने की बात, इन दोनों के मेंबर्स और चेयरमैन को रिमूव करने की बात, हटाने की बात अनुच्छेद 317 में करी गई है। इस आर्टिकल में बात करी गई है रिमूवल की। यह आर्टिकल भी पूछा जा सकता है, ठीक है। इन दोनों का काम सभी को पता है, ये दोनों अलग अलग एग्जाम्स को आयोजित करते हैं। यूपीएससी, सीडीएस, एनडीआईएस के एग्जाम को आयोजित करता है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट के एग्जाम्स को ऑर्गेनाइज करता है, ये आप सभी को मालूम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा उठना पड़ेगा आप सभी को, सो के बात नहीं बनेगी, है ना। अब या तो आप, मैंने एक कहावत हमेशा पता है क्या बोलता हूं, इस लाइन, ये लाइन बहुत छोटी सी, और जब हम कभी स्कूल में थे ना, जब हम स्कूल में थे 11वीं 12th में, तब हमारा टीचर्स हमें ये बात बताई थी, या हमारे टीचर्स हमें ये बात बोलते थे, एक ही सर थे वो बोलते थे एक्चुअली, उन्होंने ये बात हमें सिखाई थी और मैं आपको सिखा रहा हूं। आज जागोगे, अगर आज जागोगे तो जिंदगी भर सोओगे, ठीक है। और अगर आज सोओगे, या मतलब सोने में समय निकाल दोगे, तो जिंदगी भर जागना पड़ेगा। आज जाग लो, जिंदगी भर आराम है। अब सो गए तो जिंदगी भर उतना ही कष्ट करना पड़ेगा, भागदौड़ मेहनत करनी पड़ेगी। तो सच्चाई की पहले ही कर लो। ये बहुत छोटी सी लाइन है, बट बहुत गहरा मीनिंग है इस लाइन का। तो कृपया करके यार ये मत देखो, देखो सुबह उठने का मन मेरा भी नहीं करता, और खासकर ठंड के मौसम में तो बिल्कुल भी नहीं करता, लेकिन आप ये सोचो कि आपको अपना सिलेक्शन लेना है, ठीक है। करिए भाई फटाफट से, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द करचन वांगतो हाइड्रोक्सी प्लांट? स्टैटिक सवाल है, पूछा जाएगा। एंड द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन इज हिमाचल प्रदेश। देखो ये डैम्स हो गए, सुन लो, लेक, इंपॉर्टेंट लेक्स, इंपॉर्टेंट डैम्स, इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, इंपॉर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, ये सब पूछे जाते हैं कि कौन सा किस राज्य में पड़ता है। तो प्लीज ये सब तो पढ़ के जाएं, रट्टा मार लो उसका, तो कि इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क कौन सा कहाँ है, किस स्टेट में है, इंपॉर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट कौन सा कहाँ पे है, इनको तो आप रट्टा मार लो, ये स्टैटिक सवाल है, आते ही आते हैं। हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा करचम वांगटो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। बाकी इसके बारे में और एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको जनरली बता रहा हूँ। स्टैटिक क्वेश्चन है, पता है, सीधा आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए जल्दी से। ये क्वेश्चन मैंने आपको अपनी करंट अफेयर क्लास में कराया था, ठीक है। तो देखो कैसे बन के आया सवाल, ये याद करो। मैंने आपको जो रात से, बेटा जो भी नए बच्चे हैं, रात 10 से 11 हमारी फ्री करंट अफेयर क्लास चलती है अनअकैडमी की ऐप पर, यूट्यूब पे नहीं, अनअकैडमी की ऐप पर रात 10 से 11 फ्री करंट अफेयर चलते हैं। उसका लिंक आपको मिल जाएगा यहाँ पर मेरे टेलीग्राम चैनल पे, इसको ज्वाइन कर लो। और वहां पे मैंने सारे टॉपिक्स पढ़ा रखे हैं, जिसने क्लास देखी होगी आराम से कर देगा, पूरा एक्सप्लेन किया थोरली, ठीक है। इसको तो करके दिखाएं, बहुत ही लल्लू सवाल है ये, सब पढ़ाया गया। शेयर कर दें एक बार लेक्चर को, लाइक कर दें जिसने लाइक नहीं किया है। हो गया भाई, जबरदस्त जबरदस्त। What was the rank of India in global power index? In global fire power index? तो एक नई रिपोर्ट आई, आप कह लो, एक नया इंडेक्स आया है जिसका नाम है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। इस इंडेक्स को पढ़ के, पहली बात तो इस इंडेक्स का मतलब क्या है, ये जो यहाँ पे लिखा है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021, अभी आए 3-4 दिन पहले। सर इस इंडेक्स का मतलब क्या है, पहले तो ये जानो, ये नहीं कि सिर्फ इंडिया की रैंक जान ली। इस इंडेक्स को पढ़कर, इस रिपोर्ट को पढ़कर आपको पता चल जाएगा कि किस देश की सेना कितनी ताकतवर है, किस देश की आर्म फोर्स कितनी ज्यादा स्ट्रांग है, ताकतवर है। यह आपको इस इंडेक्स को पढ़ के पता चलता है। इसमें जिस देश की जितनी अच्छी रैंकिंग होगी, इस इंडेक्स के अंदर जिस देश की जितनी अच्छी रैंक होगी, वो देश उतना ज्यादा ताकतवर है, उसकी सेना, उसकी आर्म फोर्स उतनी ज्यादा ताकतवर है। तो गाइज यहां पर नंबर 1 रैंक है यूएसए की, यहां पर नंबर 1 रैंक है यूएसए की, नंबर 2 रैंक है रशिया की, नंबर 3 रैंक है आपकी चाइना की, और नंबर 4 रैंक है भारत की, और नंबर 5 रैंक है जापान की। टॉप 5 तो आपको पता ही होने चाहिए। तो इसका मतलब यूएसए की सेना सबसे ताकतवर, उसके बाद रशिया, फिर चाइना, फिर इंडिया। तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, बी। भारत की रैंक है इसमें 4, इसमें भारत की रैंक है 4।
इस रिपोर्ट को पढ़ के ये भी पता चला है कि भविष्य में एक तो आर्मेनिया और अजरबैजान की लड़ाई हो सकती है, और इसी इंडेक्स को पढ़ के ये भी पता चला है कि भविष्य में इंडिया और चाइना की भी लड़ाई हो सकती है। इस इंडेक्स को खोल के पढ़िएगा, बहुत कुछ दे रखा है इस इंडेक्स के अंदर। अगर ये सब चीजें आप नहीं पढ़ पाते हैं, मैं बता रहा हूं रात 10 से 11 मेरे फ्री करंट अफेयर्स चलते हैं अनअकैडमी की ऐप पर। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लो, आपको क्लास से 10-20 मिनट पहले लिंक मिल जाया करेगा। ठीक है, चलिए चलिए अगला सवाल आप सभी के सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन करिए गाइस, सब करंट अफेयर्स के सवाल हैं ये, जल्दी करिए। चलिए करिए जल्दी से, तो लल्लू सवाल है। जो बिडेन जो कि अभी भी नए राष्ट्रपति बने हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के, यूएसए के जो नए राष्ट्रपति बने हैं, वो कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के? जल्दी से स्टैटिक सवाल है, जल्दी करके दिखाएं, स्टैटिक सवाल है, जल्दी करके दिखाएं। वेरी गुड वेरी गुड, कहीं बच्चे सही जवाब दे रहे हैं बट कुछ बच्चे गलत भी दे रहे हैं। इस क्वेश्चन में गलतियां नहीं होनी चाहिए, जो मेरा मानना है। इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए लर्नर्स, बिल्कुल जोश के साथ करके दिखाइए। जो बिडेन जो कि अमेरिका के बने हैं 46 राष्ट्रपति, 46वें राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के, 46वें राष्ट्रपति। ठीक है, ध्यान में रखना, जो बिडेन 46th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। ठीक है, ध्यान रखना। इनसे पहले कौन थे? डोनाल्ड ट्रंप, उनको कौन नहीं जानता। ठीक है, ये बिलोंग करते हैं, जो बिडेन डेमोक्रेटिक पार्टी के मेंबर थे। किस पार्टी के मेंबर थे ये? डेमोक्रेटिक पार्टी के मेंबर थे। और मैं आपको बता दूं जो बिडेन के बारे में एक बात और ध्यान रखना कि 2009 से लेके 2017 तक, 2009 से लेके 2017 तक ये उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। ठीक है, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं। मैं जो बिडेन के बारे में बता रहा हूं। ठीक है, जो बिडेन के बारे में 2009 से लेके 2017 तक ये उपराष्ट्रपति भी रहे हैं अमेरिका के। किसके अंडर में? अंडर बैरक ओबामा। उस टाइम पे राष्ट्रपति कौन थे? बैरक ओबामा, यूएसए के, सभी को पता होगा। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया। तो आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, अभी इनके समय पे जो बिडेन अब राष्ट्रपति बन गए, अभी ये राष्ट्रपति, और इनके समय पे उपराष्ट्रपति कौन है? इनके समय पे अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कौन है? कमला हैरिस, कमला हैरिस, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। अगला सवाल आपके सामने, नेक्स्ट। चलिए, नेम द लॉन्गेस्ट सर्विंग रूलर ऑफ ओमान। आपको बताना है इनमें से वो कौन से ऐसे राजा हैं जो ओमान में, जिन्होंने सबसे लंबी सर्विस करी है। ओमान के सबसे लंबे समय तक कौन राजा रहे, जिनकी अभी भी कुछ समय पहले मौत हो गई। ओमान के इनमें से सबसे लंबे समय तक कौन राजा रहे हैं जिनकी मौत हुई अभी कुछ समय पहले? करिए, टेक योर टाइम। ये सारे क्वेश्चन वनडे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। आप किसी भी वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो गाइज, हर वनडे एग्जाम के लिए सारे सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर वनडे एग्जाम्स के लिए, मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ, हर वनडे एग्जाम्स के लिए ये सारे सवाल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चंस आपको आईबी में ही देखने को मिलेंगे, हर एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। चलिए, नेम द लॉन्गेस्ट सर्विंग रूलर। इन चारों में से वो कौन सा राजा है ओमान का जिन्होंने राजा बनके सबसे लंबे समय तक काम किया ओमान के अंदर? फटाफट से आंसर दें, उनके अभी कुछ समय पहले डेथ हुई है।
एंड द करेक्ट आंसर इज फास्ट फास्ट रिप्लाई। चीटिंग मत करना, मेहनत से आंसर दो, तब मजा है। चीटिंग करके तो कोई भी कर लेगा। हाँ नहीं आता, नहीं आता, कोई बात नहीं। कबूस बिन सईद, कबूस बिन सैयद, कबूस बिन सईद जो हैं, आप कह सकते हैं कि ओमान के ऐसे राजा रहे हैं जिन्होंने बहुत लंबे समय तक काम किया है। इनका टाइम आप वगैरह थोड़ा खुद चेक करना, थोड़ा सा होमवर्क दूंगा आपको, मैं नहीं बताऊंगा, हर चीज़ में बताऊंगा तो बहुत लेजी हो जाओगे, ठीक है, थोड़ा गूगल करना। चलिए अगले सवाल पे आइए। क्वेश्चन का लेवल देखो आप, क्या जबरदस्त क्वेश्चन है आपके लिए। इस क्वेश्चन का स्टैंडर्ड देखिए आप लोग, मतलब बहुत ही अच्छा सवाल है ये। मतलब आपकी खुद की बेसिक नॉलेज के लिए भी ना आपको ये पता होना चाहिए कि इनमें से वो कौन सा व्यक्ति जिसको भारत की पहली कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई गई। क्या जबरदस्त क्वेश्चन है, वाओ। मतलब ये मैं ये मानता हूं कि आपकी खुद की बेसिक नॉलेज के लिए ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। इन चारों में से वो कौन सा व्यक्ति है जिसको भारत की पहली कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई गई। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन और करंट अफेयर का सवाल। बच्चों को मैं कह रहा हूं ना, बच्चों की स्टैटिक जी के बेसिक जी के बिल्कुल खत्म है। करिए करिए करिए, ये तो आपकी बेसिक नॉलेज के लिए खुद बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन इज मनीष कुमार। एक सैनिटाइजर है ये, जगह जगह जाके सैनिटाइज करते हैं चीजों को, है ना। जैसे अगर कहीं पे कोरोना वायरस के पॉजिटिव लोग बैठे होंगे तो उस जगह को जाके उन्होंने सैनिटाइज कर दिया मान लो, तो सैनिटाइज करने का काम करते हैं मनीष कुमार। एनडीटीवी की न्यूज थी ये कि मनीष कुमार भारत के वो पहले व्यक्ति हैं जिनको लगी है भारत की पहली कोरोना वायरस की वैक्सीन। उसके बाद इनसे इनका एक्सपीरियंस भी पूछा गया। आपकी जनरल और बेसिक नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, लेटेस्ट करंट अफेयर का सवाल, ठीक है। लोगों को पता नहीं होगा इसके बारे में, आप पूछ के देखना। जनता को पता नहीं है कि देश के किस व्यक्ति को पहली भारत की बनी हुई कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई गई। मनीष कुमार एक सैनिटाइजर है, ये कौन है, सैनिटाइजर, सैनिटाइज करने का काम करते हैं, ध्यान रखना। अगला सवाल, करिए भी करिए, जल्दी करिए। इस क्वेश्चन का आंसर देरी नहीं होनी चाहिए, फटाफट लगाओ यार। हो गया। एंड द आंसर दिस क्वेश्चन इज नरसिम्हा देवा। भैया कोणार्क टेम्पल किस राज्य में, कमेंट करके बताओ। कोणार्क टेम्पल किस राज्य में है, कमेंट करके बताओ जल्दी से। सोना नहीं है, उठ के। कोणार्क टेम्पल किस राज्य में है, जल्दी बताएं मुझे। उड़ीसा में भैया, इतना टाइम नहीं लगता, उड़ीसा में है कोणार्क टेम्पल। तो कोणार्क टेम्पल जो आपका उड़ीसा के अंदर है, इसको बनाया था लगभग आप कह सकते हैं, ठीक है, 13 सेंचुरी में इसको बनाया गया था, ठीक है, मान के चलना। और जो आप कह सकते हैं कि उड़ीसा के अंदर पूरी जगह है वहां से पास पड़ता है ये। ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के राजा थे नरसिम्हा देवा फर्स्ट। नरसिम्हा देवा फर्स्ट ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के राजा थे, उन्होंने इस टेम्पल को बनाया था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, काफी ज्यादा आता है पेपर में। नेक्स्ट, चलिए चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए आपके सामने, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन किंग यूज नेवल पावर टू कॉन्कर पार्ट्स ऑफ ईस्ट एशिया। अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूं,
आपने देखोगा मैं जब भी क्लास लेता हूँ आईबी की, मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, इन क्वेश्चंस को ये सोच के पढ़ो कि आप बहुत सारे एग्जाम्स देने वाले हो भविष्य में। अगर कहीं एक जगह सिलेक्शन नहीं हुआ तो दूसरा एग्जाम तो दोगे ना भाई, अगर तुम्हें सरकारी नौकरी चाहिए। अब ये ऐसा क्वेश्चन है जो आईबी में भी पूछा जा सकता है स्टैंडर्ड के हिसाब से, ये सीडीएस में भी पूछा जा सकता है, एफकेट में भी पूछा जा सकता है, सीएपीएफ में भी पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन का स्टैंडर्ड ऐसा है कि ये किसी भी वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इनफैक्ट एसएससी भी दोगे तो वहां भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सवाल सिर्फ आईबी में ही आएगा, हर एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। तो इसलिए मैं कहता हूं जितनी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज्यादा वैरायटी के सवाल करोगे, उतना आपके लिए फायदा है। ठीक है, वो कौन सा भारतीय राजा है जिसने नेवल पावर को यूज किया ईस्ट एशिया की जगहों को कब्जा करने के लिए? मतलब इनमें से किस राजा ने अपनी नेवी का प्रयोग किया, इनमें से किस भारतीय राजा ने अपनी नेवी का प्रयोग किया ईस्ट एशिया की जगहों को कब्जा करने के लिए? ईस्ट एशिया, पूर्व एशिया की जगहों को कब्जा करने के लिए। एक ही आंसर है राजेंद्र चोला वन, क्योंकि आपको बता दूं मैं, चोला डायनेस्टी फेमस थी अपनी नेवी के लिए। अगर कभी कोई आपसे पूछे ना कि भारतीय नेवी की, इंडियन नेवी की शुरुआत किस डायनेस्टी से हुई है, चोला किंगडम। इंडियन नेवी, भारतीय नौसेना जिसके सपने आप लोग देखते हैं, इंडियन नेवी भी चोला किंगडम से ही निकल के आई है, ध्यान रखना। चोलास की नेवी सबसे ताकतवर थी, ये लोग अपनी नेवी के लिए जाने जाते थे, और यहीं से इंडियन नेवी की शुरुआत भी हुई, आप मान सकते हो। तो राजेंद्र चोला फर्स्ट, इन्होंने अपनी भारतीय नौसेना का इस्तेमाल करके कोशिश करी कि मैं ईस्ट एशिया के क्षेत्रों पे कब्जा कर लूं। आंसर होगा बी, हाईली इंपॉर्टेंट सवाल। कुछ लोग यहां पे आंसर कर रहे हैं अशोक। कभी देखा अशोक को जहाज पे बैठते हुए भी? कभी सुना कि अशोक जहाज में बैठ के कहीं गए? कभी सुना कृष्णदेवराय के बारे में जहाजों के चर्चे? सोच के तो आंसर दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश, हो गया, सभी का हो गया। रिप्लाई करते रहे क्लास में, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करते रहे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट अगला करिए बेटा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, लेटेस्ट करंट अफेयर का सवाल है, बिल्कुल जबरदस्त सवाल, और ये क्वेश्चन पेपर में भी आएगा, हर पेपर में आएगा। जल्दी, ये हर पेपर में आएगा सवाल, बड़ी जल्दी करके दिखाएं लर्नर्स। और बेटा शेयर कर दे लेक्चर को, शेयर और लाइक कर दे इसने नहीं किया है। करंट अफेयर का सवाल है, हर पेपर में आएगा, करिए जल्दी, ये हर पेपर में आएगा सवाल, बड़ी जल्दी करके दिखाएं लर्नर्स। वॉइस बिल्कुल सही आ रही है माइक की, मैंने चेक कर लिया। चलिए WhatsApp has delayed its new privacy policy by 3 months. Who is the present CEO of WhatsApp? आप सभी को पता होगा कि WhatsApp की एक नई प्राइवेसी पॉलिसी आई है, सबने सुन लिया होगा इस चीज को, कि आपकी और भी ज्यादा जानकारी WhatsApp के पास रहेगी, आपकी और भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन WhatsApp के पास रहने वाली है। उस पॉलिसी को WhatsApp ने 3 महीना और डिले कर दिया है, आगे बढ़ा दिया है। तो आपको बताना WhatsApp के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है एट प्रेजेंट, वर्तमान में WhatsApp के कौन है सीईओ? तो WhatsApp न्यूज में बहुत ज्यादा है, सभी को पता है WhatsApp के बारे में। तो WhatsApp अभी न्यूज में बहुत ज्यादा है, उसके सीईओ का नाम पूछा गया है। जल्दी आंसर दें, जल्दी से, शाबाश शाबाश शाबाश, कर दें, रिप्लाई कर दें, सबके रिप्लाई देख रहा हूं मैं, फटाफट बेटा, शाबाश शाबाश बेटा, कमेंट्स देख रहा हूं मैं। एंड द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन इज विल कैथकर्ट। विल कैथकर्ट इज द करेक्ट आंसर। और ये क्वेश्चन अभी पेपर में आ जाएगा सीडीएस के, तो बच्चे छोड़ के आ जाएंगे जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो भैया हर समय पढ़ने के लिए तैयार रहिए, चाहे क्लास कभी भी हो रहे हो। ये नहीं कि सुबह 7 बजे ठंड होती तो हम नहीं देख पाएंगे। जिस दिन इस एटीट्यूड से बाहर आ गए, सिलेक्शन हो जाएगा। 2 तरह के लोग होते हैं, एक होता है जो सुबह ठंड में सोता रह जाता है, अलार्म को आगे बढ़ाता रहता है, एक होता है कि उठ जाता है। जब आप सुबह अपने आप को तकलीफ देके अपनी रजाई को साइड करके सुबह उठ जाते हो ना, वहीं पे आप मैदान जीत चुके हो। पता आपको ये बात? जब सुबह आप अपनी बॉडी से रजाई हटाते हो और कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ी तकलीफ देकर ठंड में आप उठ के बैठ जाते हो ना, वहीं पे आप जीत चुके हो, पता आपको। और जो सोता रह गया तो वो सोता ही रह गया। चलिए चलिए लर्नर्स, इसमें से वो कौन सी ट्रेन है जिसका नाम कर दिया गया है नेताजी एक्सप्रेस? सभी को पता है 23 जनवरी को हमने अपने ऑनरेबल, आप कह सकते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया है
है ना। अभी 23 जनवरी को हमने इनका बर्थडे सेलिब्रेट किया था। आपको बताना है इनमें से वो कौन सी ट्रेन है जिसका नाम बदल कर रख दिया गया है। नेताजी एक्सप्रेस, जल्दी से कमेंट करके बताएं बेटा, इनमें से वो कौन सी ट्रेन है जिसका नाम बदल के रख दिया गया है। क्या नेताजी एक्सप्रेस, जल्दी से। करिए करिए करिए। हो गया आंसर। एंड द करेक्ट आंसर इज हावड़ा कालका मेल एक्सप्रेस। हावड़ा कालका मेल, इस ट्रेन का नाम बदल कर दिया है नेताजी एक्सप्रेस। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन करिए, पॉलिटी का सवाल है, करके दिखाएं। करके दिखाएं लर्नर्स। द मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय, राज्यसभा के मेंबर्स को किस तरीके से चुना जाता है। राज्यसभा के मेंबर्स को किस तरीके से चुना जाता है। आप सभी को पता होगा कि राज्यसभा को हम अपर हाउस भी बोलते हैं, इसको काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। जल्दी से बताएं कि राज्यसभा के मेंबर्स को किस तरीके से चुना जाता है, जल्दी से, फटाफट, बिना देरी के। And the correct answer to this question is by the elected members of legislative assembly, विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा, और इलेक्टेड मेंबर्स यहाँ के निर्वाचित सदस्य। तो भैया हर स्टेट की जो विधानसभा होती है, विधानसभा के अंदर जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उनके द्वारा राज्यसभा के मेंबर्स को चुना जाता है। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए उम्र चाहिए कम से कम 30 साल, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए उम्र चाहिए 25 साल, सभी को पता होगा। ठीक है, तो भैया राज्यसभा के इलेक्शन में कौन लोग वोट करते हैं, ये लोग वोट करते हैं। और कोई अगर पूछ ले कि सर लोकसभा के इलेक्शन में कौन लोग वोट करते हैं, लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल भी कहा जाता है, और लोकसभा के मेंबर्स को चुनती है जनता, वो जनता जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है। अगर आपकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है तो आप लोकसभा के मेंबर्स को सीधा जाके चुन सकते हैं। जनता वोट करती है लोकसभा के चुनाव में, लेकिन राज्यसभा के इलेक्शन में जनता वोट नहीं करती, विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर्स वोट करते हैं। चलिए अगला सवाल। भाई क्यों अकबर ने जो है बुलंद दरवाजा बनाया था, जबरदस्त क्वेश्चन, फटाफट रिप्लाई जल्दी से। अकबर ने क्यों बनाया था बुलंद दरवाजा, कमेंट करके बताएंगे मुझे कि अकबर जो थे हमारे, उन्होंने क्यों बनाया था बुलंद दरवाजा, जल्दी से फटाफट से। अकबर जी ने क्यों बनाया था बुलंद दरवाजा, फटाफट शेयर कर दें बेटा एक बार, सभी से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, लेक्चर को प्लीज शेयर कर दें। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज शेयर दिस लेक्चर। व्हाई वाज बुलंद दरवाजा बिल्ड बाय अकबर, अकबर ने क्यों बुलंद दरवाजा बनाया था। अकबर ने बुलंद दरवाजा बनाया था टू सेलिब्रेट हिज कॉन्क्वेस्ट ऑफ गुजरात, अकबर ने गुजरात को जीत लिया था, अकबर ने गुजरात को जीत लिया था, अकबर ने गुजरात को जीत लिया था। इसी चीज की खुशी, इसी चीज का सेलिब्रेट करने के लिए उसने बुलंद दरवाजा बनाया था। ठीक है, ध्यान रखना, गुजरात पे जीत हासिल करने के बाद अकबर को एक पार्टी करनी थी, आप कह लो सेलिब्रेशन करना था, दैट्स व्हाई ही बिल्ड बुलंद दरवाजा। हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आपको बताना है अब्दुल फजल, ये किस सूफी संत के बेटे थे, अब्दुल फजल, करिए। अब्दुल फजल किस सूफी संत के बेटे थे।
अब्दुल फजल किस सूफी संत के बेटे थे? गाइस कईयों को नहीं पता। शेख मुबारक। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल था आपके लिए। एक्चुअली ये पूछा गया था रेलवे एग्जामिनेशंस में, रेलवे एग्जामिनेशन में सवाल आया था, वहीं से लिया है मैंने। ठीक है, शेख मुबारक रेलवे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया था, काफी इंपॉर्टेंट है, तभी मैंने यहाँ डाल दिया। ठीक है, तो गाइज ये सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, मैं आपको बता दूं, अगर कभी ऐसा होता है कि वैसे मैं आपको बता दूं, रात को 11:05 से रात 11:05 PM पे मैं अनअकैडमी की ऐप पे डेली क्लास दे रहा हूं, इसकी IB के बैच की। तो कल तो मैंने नहीं ली थी, इसलिए मैंने अभी सुबह यूट्यूब पे ले ली। तो मेरी कई सारी क्लासेस हो चुकी हैं अनअकैडमी के ऐप पे, तो जो नए बच्चे हैं वो जाके रिकॉर्डिंग से कवर कर सकते हैं। मेरा नाम है विशाल कुमार, मेरा नाम है विशाल कुमार। आप अनअकैडमी के डिफेंस कैटेगरी में जाएं, मेरी स्पेशल क्लासेस में आपको ये दिख जाएंगी, बिल्कुल फ्री क्लासेस, आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। रात 10 से 11 करंट अफेयर्स पढ़िए, डेली पढ़ाता हूँ मैं। मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लें, यहाँ पे आपको मेरी सारी फ्री क्लास के लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, तो गाइज अभी के लिए हम इतना करते हैं। अभी हमारी 9 बजे अनअकैडमी की ऐप पे क्लास है। सुबह भी 10:05 पे CDS का फ्री क्रैश कोर्स चल रहा है, CDS एफकेट CAPF का। तो सुबह अभी 10:05 पे, अभी 2-2.5 घंटे बाद 10:05 पे मैं फ्री क्रैश कोर्स की क्लास दूंगा, CDS की CAPF की। तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी की ऐप पर, लिंक आपको यहाँ टेलीग्राम पे मिल जाएगा क्लास से आधे घंटे पहले। तो गाइज प्लीज लेक्चर को शेयर कर दें, लाइक कर दें, शेयर और लाइक कर दें। हम दोबारा मिलते हैं जल्द, प्लीज शेयर और लाइक कर दें और एक अच्छा सा फीडबैक जरूर देके जाएं। थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, प्लीज शेयर एंड लाइक इट।